नमस्कार साथियों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स और आज है 24 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां शुरू किए गए हैं? यह प्रश्न हमारे द्वारा कल आपसे पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा यह ओडिशा में शुरू किए गए हैं। बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ, जो है 23 सितंबर 2020 के। किस मंत्रालय ने ओ स्मार्ट योजना शुरू की है? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फैक्ट और आईआईटी कालामसेरी ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फैक्ट का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है कोच्चि, केरल में। घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो यह किया है बिहार राज्य ने। अगला प्रश्न था, किस भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिवाइस डिजाइन अवार्ड जीता है, वह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 लोकसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां शुरू किए गए? तो यह शुरू किए गए उड़ीसा में। भारत सरकार ने किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए 108 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यह उड़ान योजना के तहत आवंटित किए गए हैं। हाल ही में उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिट सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। कोविड-19 के दौरान चुनावों के संचालन के मुद्दे, चुनौतियां और प्रोटोकॉल, देश के अनुभव साझा करना विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की मेजबानी किसने की है? तो यह की गई है भारत सरकार द्वारा। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है अमेरिका द्वारा। 21 सितंबर को प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा किन 2 देशों के बीच में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है भारत और मालदीव के बीच में। अगला था, वाइस वोट के माध्यम से हाल ही में बैंकिंग विनियमन विधेयक कहां पर पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था राज्यसभा में। सीमांचल दास को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नियुक्त किया गया है। हाल ही में समाचारों में देखा गया नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह पार्क स्थित है उड़ीसा में। थाई मांगूर हाल ही में समाचार पत्रों में रहा, यह किस लिए जाना जाता है? तो यह अफ्रीकी कैटफिश है जो कि मांसाहारी प्रवृत्ति की होती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इनके सलाहकार नियुक्त किए गए हैं अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्वे। किसने इटालियन ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीता है? तो यह टेनिस अवार्ड जीता है सिमोना हालेप ने। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। हाल ही में किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया गया है बंधन बैंक द्वारा। दोस्तों, ये थे हमारे 23 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्विक रिविजन्स। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ। आज के सेशन पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के PDF की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के सेशन, वो भी संपूर्ण विवरण के साथ। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश सरकार की प्रधान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को किसान को 1 वर्ष में कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो यह वित्तीय राशि होगी 10,000 रुपए की। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करेगी। आइए जानते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में। तो इसके तहत किसानों को हर साल 2 किश्त में 4,000 रुपए राज्य सरकार देगी, जिसका फायदा मध्य प्रदेश के लगभग 80 लाख किसानों को मिलेगा। यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ चलेगी और अब किसानों को राज्य सरकार की ओर से 4,000 रुपए और मध्य प्रदेश में केंद्र से 6,000 रुपए मिलेंगे और कुल मिलाकर यह राशि हो जाएगी 10,000 रुपए। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट शील्ड किस राज्य के 5 जिलों में सुरक्षित और हिंसा मुक्त समुदाय बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा। प्रोजेक्ट शील्ड तमिलनाडु के 5 जिलों में लॉन्च किया गया है, जिनमें तिरुचि, पुदुकोट्टई, कुरूर, पेरम्बलूर और अरियालू है। इनका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों का मुकाबला करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत इन 5 जिलों में हिंसा मुक्त समुदायों का निर्माण किया जाएगा तथा यह कार्य इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के साथ मिलकर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस ऐप से किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार मिलने में मदद मिलेगी? तो यह ऐप है ई पीक पहानी ऐप, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है।
तथा इसके जरिए किसान अपनी उपज के लिए उचित मूल्य और अच्छा बाजार प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप में किसान अपनी फसल की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं और उसी के सत्यापन के बाद 7/12 आर्क का विवरण दर्ज कर सकते हैं। साथ ही वर्तमान में इस एप्लीकेशन का उपयोग करके 9 तालुका किसान विवरण एकत्रित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, मेडा स्पार्क मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जा रहा है केरल में। जानते हैं इनके बारे में। मेडा स्पार्क एक चिकित्सा उपकरण पार्क है जो लाइफ साइंसेस पार्क थोनाकोल्लू तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जाएगा। यह श्री चित्रा तिरुवनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी और केरल राज्य औद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड की एक संयुक्त पहल है। 24 सितंबर 2020 को चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए नींव का पत्थर रखा गया। मेडा स्पार्क को DST के बायोमेडिकल डिवाइस प्रोग्राम के लिए तकनीकी अनुसंधान केंद्र के तहत विकसित किया जा रहा है तथा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत यह एक स्वायत्त संस्थान होगा। अगला प्रश्न है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 त्योहार के लिए लोगो और गीत हाल ही में अनावरण किया गया। महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो आप सभी को पता होगा कि लास्ट ईयर भी डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था और यह इस साल किया जा रहा है 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में। जानते हैं इसके बारे में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 द इमरजेंटी डिलेक्टिव डेस्टिनेशंस उत्सव के लिए लोगो और गीत का अनावरण किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 सितंबर 2020 को 4 दिवसीय समारोह का उद्घाटन करेंगे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह उत्सव 30 सितंबर 2020 को समाप्त होगा। श्री किरण रिजिजू केंद्रीय युवा और मामलों खेल मंत्री समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस समापन समारोह के लिए केंद्रीय राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री रामेश्वर तेली अतिथि होंगे तथा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के माध्यम से सरकार चाहती है कि लोग स्थानीय स्थलों का पता लगाएं तथा इससे स्थानीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट वाराणसी में सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था। इससे पहले यह नई दिल्ली और चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषाएं घोषित करता है? तो इस प्रकार जम्मू और कश्मीर में कुल 5 आधिकारिक भाषाएं हो जाएगी जिसका विधेयक हाल ही में पास किया गया। जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 लोकसभा में पारित हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 सितंबर 2020 को विधेयक को पेश करने की मंजूरी दे दी थी तथा यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में उर्दू, आप सभी को इन 5 भाषाओं के नाम याद रखना होगा जिनमें उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषाएं बनाया गया है। इससे पहले उर्दू जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा थी और 2011 की गणना के अनुसार कश्मीरी 53% आबादी की मातृभाषा है तथा यह सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है जो कि कश्मीर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक समर्पित फिल्म सिटी इंफोटेनमेंट जोन स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा, इसे स्थापित किया जाएगा गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि गौतम बुद्ध नगर में 1000 एकड़ भूमि की पहचान एक इंफोटेनमेंट जोन फिल्म सिटी के लिए की गई है। यह सभी विश्व स्तरीय नागरिक, सार्वजनिक और तकनीकी सुविधाओं के लिए साथ स्थापित किया जाएगा तथा प्रस्तावित फिल्म शहर नई दिल्ली और जयवर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सबसे निकट होगा। साथ ही भारत के प्रमुख फिल्म शहर जिनमें हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी, मुंबई में दादा साहब फाल्के नगर और नोएडा में नोएडा फिल्म सिटी और बेंगलोर में अभिनव फिल्म सिटी प्रमुख हैं जो कि हमारे देश की प्रमुख फिल्म सिटीज हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की किस वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है? तो यह वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ होगी। 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक 21 सितंबर 2020 को वर्चुअली आयोजित की गई थी। इसमें द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रिफ्रेमिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट एंड मल्टीटेरेंस शीर्षक में एक घोषणा पत्र जारी किया गया। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ है तथा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किसे सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के अनुसार EPFO के तहत कवर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 20 श्रमिकों वाले सभी प्रतिष्ठानों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा तथा लोकसभा के औद्योगिक संबंध कोड 2020 व्यावसायिक सुरक्षा
स्वास्थ्य और कार्य शर्तों पर कोड 2020 और सामाजिक सुरक्षा कोड पारित किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 ESIC और EPFO की पहुंच बढ़ाता है और ESIC की सुविधा सभी 740 जिलों में प्रदान की जाएगी। यह खतरनाक क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों को जोड़ता है, भले ही प्रतिष्ठान में केवल एक कार्यकर्ता हो। साथ ही सरकार असंगठित क्षेत्र और गिग श्रमिकों को ESIC में जोड़ने के लिए एक योजना बनाएगी। अगला प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो यह मिसाइल है अभ्यास मिसाइल। जानते हैं इसके बारे में। DRDO ने अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सीपेंट्रल एरियल टारगेट हीट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। उड़ान परीक्षण ओडिशा के अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर में किया गया तथा अभ्यास का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE DRDO ने अभ्यास को डिजाइन और विकसित किया है। आइए और इसके बारे में जान लेते हैं। यह अभ्यास एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित किया गया तथा अभ्यास में नेविगेशन के लिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम आधारित इनरिट्रल नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया गया था। मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए अभ्यास में एक फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर FCC भी यूज किया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ 2020 के लिए थीम क्या होगी या इसका विषय क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा, इसके लिए विषय होगा सांकेतिक भाषाएं सभी के लिए। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में 23 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज भी बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष बधिर लोगों के लिए सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मान्यता देने के लिए 2017 में एक संकल्प अपनाया था, क्योंकि इस दिन 1951 में बधिरों के लिए विश्व महासंघ की स्थापना की गई थी। 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया था। साथ ही 2020 की थीम है साइन लैंग्वेजेस सभी के लिए। अगला प्रश्न है, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इन पर प्रतिबंध लगाया गया है 4 साल का। और आप सभी को पता होगा कि ये भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक है, जिनका नाम है अर्शप्रीत सिंह भुल्लर। जानते हैं इनके बारे में। भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान अर्शदीप सिंह भुल्लर को भी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है और अर्शदीप ने सुनवाई के दौरान कहा है कि उन्होंने सप्लीमेंट खाया था जिसमें यह सप्लीमेंट पाया गया है। नाडा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त इकाई है जो खेलों में डोपिंग की जांच करती है। सरकार नाडा के साथ काम में दखल नहीं देती और डोपिंग के जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बरतती है। नाडा जो कि नेशनल लेवल की है, वह वर्ल्ड लेवल के वाडा के तहत काम करती है और वाडा का काम डोपिंग को चेक करना है। इसी मामले के अंतरिम फैसला वाडा ही करती है तथा खिलाड़ी को यहाँ पर अपनी बात रखने का पूर्ण मौका दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कोविड-19 के कारण आशलता बंगलावकर का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो वे जुड़ी हुई थी अभिनव क्षेत्र से और ये मराठी फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक थी। इनका निधन 22 सितंबर को कोविड-19 के कारण हुआ। उन्होंने 100 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया था। कुछ प्रमुख मराठी नाटक जिनमें उन्होंने काम किया वे हैं गुटंता हिर्याथे, वरवाची वरैत, चिन्ना और महानंदा। उनकी पहली फिल्म अपने पर आई थी। दोस्तों, इस प्रकार हमारे करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए क्विक अपडेट्स। भारतीय नौसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया है। पूर्व क्रिकेटर ऐश बार्टी ने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीत ली है। साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है। कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगलिन को AFC टास्क फोर्स के लिए शामिल किया गया है। गूगल पे ने टोकनाइजेशन के साथ कार्ड आधारित भुगतान के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है। IDBP ने एडवेंचरस को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता किया। इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखी गई वॉइस ऑफ डिसेंट नामक एक पुस्तक अक्टूबर में लॉन्च की जाएगी। HDFC लाइफ और यश बैंक ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए हाल ही में साझेदारी की है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, प्रोजेक्ट शील्ड किस राज्य में शुरू किया गया है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।